हमें सेहत पर मेल आया ललन टॉप के व्यूअर का, जो नहीं चाहते थे कि हम शो पर उनका असली नाम बताएं। इसलिए हम उनको एक काल्पनिक नाम दे रहे हैं, अनिकेत। 38 साल के हैं और मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। लगभग 1 साल पहले उनकी शादी हुई है। अनिकेत और उनकी पत्नी का भी बच्चा पैदा करने का कोई भी प्लान नहीं है अगले कुछ सालों तक। हालांकि वो आगे जाकर पिता जरूर बनना चाहते हैं, पर उनके मन में डर है कि जब कभी भी आगे जाकर वो बायोलॉजिकल तरीके से पिता बनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उम्र और हेल्थ के कारण वो ऐसा ना कर पाए। ऐसे में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, जिन्होंने उन्हें एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग टेक्निक के बारे में बताया। ये वो टेक्निक है जिनसे पुरुष अपने शुक्राणु यानी स्पर्म को और महिला अपने अंडों को सालों तक फ्रीज करके रख सकते हैं, और जब भी वो माँ बाप बनने की कोशिश करेंगे तो उस समय वो ये अंडा और स्पर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग फ्रीजिंग क्या होती है, इस पर हम एक शो पहले बना चुके हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि स्पर्म फ्रीजिंग है क्या। स्पर्म फ्रीजिंग यानी कि शुक्राणु को फ्रीज करने का तरीका, जिसको कि क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे भी कोई भी आदमी कुछ समय के बाद अपने ही स्पर्म यूज़ करके बायोलॉजिकल फादर बन सकता है। यूजुअली ये सीमेन बैंक्स के अंदर स्पर्म को सब-0 डिग्री टेम्परेचर, -196 डिग्री, -200 डिग्री टेम्परेचर पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है, और जब भी पेशेंट चाहे इसको रिट्रीव कर सकता है और किसी भी बच्चे का बायोलॉजिकल फादर बन सकता है। देखिए, कई बारी कुछ आदमी ऐसे हैं जिनको कि किसी टाइप के कैंसर की शिकायत है, जैसे कि टेस्टिस के कैंसर की शिकायत है, प्रोस्टेट की कैंसर की शिकायत है, उनको किसी रीज़न से कीमोथेरेपी अंडरगो करना पड़ रहा है, बॉडी के किसी भी कैंसर की वजह से, या फिर रेडिएशन थेरेपी अंडरगो करना पड़ रहा है। ऐसे लोग उस समय अपना सीमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि पता ये चला गया है मेडिकल साइंस में कि इन प्रोसीजर्स के बाद उनका स्पर्म का क्वालिटी, सीमेन का क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट होगा, और इसकी वजह से आगे जाके शायद वो कुछ समय के बाद बायोलॉजिकल फादर ना बन पाएँ। तो प्रोसीजर होने से पहले ही ऐसे लोग अपने सीमेन को प्रिजर्व या फ्रीज करवा सकते हैं। कुछ ऐसी भी सर्जरीज होती हैं जिनके अंदर एक्सपेक्टेड है अगेन कि स्पर्म की क्वालिटी, सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी और आगे जाके बायोलॉजिकल फादर बनना शायद इम्पॉसिबल हो जाए। ऐसे लोग भी अपने सीमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं। कई बारी कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क जॉब्स में होते हैं, जहाँ पे, या फिर कुछ लोग ऐसी जॉब्स में होते हैं जिसमें कि वो फैमिली से बहुत बहुत समय तक दूर रहते हैं और अपने पार्टनर के साथ प्रेगनेंसी टाइम पे प्लान नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी स्पर्म फ्रीजिंग या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन के प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आदमी का टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं उसके अंदर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तो नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शंस बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकती हैं सीमेन के द्वारा, तो या पार्टनर को भी इन्फेक्ट हो सकता है सीमेन के द्वारा। तो सबसे पहले आदमी का टेस्ट किया जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए। उसके बाद सैंपल कलेक्ट किया जाता है किसी भी स्पर्म बैंक के अंदर, और वो सैंपल लैब में प्रोसेस किया जाता है। इन केस कोई पेशेंट सैंपल लैब में नहीं दे सकता तो वो घर से भी सैंपल कलेक्ट करके ला सकते हैं, लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट विदिन 1 आवर ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट होने शुरू हो जाती है। तो एक बार आपने अपना सैंपल लैब में दे दिया, उसके बाद स्पर्म को जो है वॉश करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे और उसको टेस्ट किया जाएगा उसकी क्वालिटी देखने के लिए, शुक्राणु का काउंट देखने के लिए, मोटिलिटी देखने के लिए। इन सब पैरामीटर्स के लिए स्पर्म की स्क्रीनिंग की जाती है, उसकी क्वालिटी असेस की जाती है, और उसके बाद ही स्पर्म को जो है फ्रीज किया जाता है स्पर्म बैंक के अंदर -196 डिग्री टेम्परेचर पर, जब तक कि पेशेंट उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ ना करना चाहे। जब भी कोई पेशेंट स्पर्म को यूज़ करना चाहते हैं बायोलॉजिकल फादर बनने के लिए अपने पार्टनर के साथ, तो वो स्पर्म बैंक को कांटेक्ट करें। स्पर्म बैंक जो है फ्रोज़न स्पर्म को थॉ करेगा, यानी कि उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे और उसके बाद उसकी क्वालिटी को दोबारा से असेस किया जाता है। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म को फ्रीजिंग के बाद
जब उसको थॉ किया जाता है या उसको रूम टेम्परेचर पे लेके जाया जाता है तो डेफिनेटली स्पर्म का काउंट जो है थोड़ा सा फॉल ज़रूर होता है। इसीलिए इनिशियली ज़रूरी ये है कि स्पर्म जब भी कलेक्ट किए जाएं वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल के हों जिसकी एज भी कम हो, अप्रॉक्सीमेटली 40-45 ईयर्स तक एज होनी चाहिए डोनर की, ताकि जब भी आप 8 साल 10 साल के बाद जब भी स्पर्म को यूज़ करें उसकी क्वालिटी अच्छी रहे और वो स्पर्म जो है IVF प्रोसीजर के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाए और उसकी इफ़ेक्टिवनेस अच्छी रहे। एक बारी स्पर्म को असेस कर लिया क्वालिटी के लिए तो इस स्पर्म को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर के लिए। एक बहुत ज़्यादा डाउट होता है पेशेंट्स के दिमाग में कि इस फ्रोज़न स्पर्म को अगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ अबनॉर्मैलिटी हो जिससे बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आएगी या बच्चे के अंदर किसी टाइप की कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन आएगी, लेकिन ऐसे इन चीज़ों में कोई भी सच्चाई नहीं है। फ्रोज़न स्पर्म यूज़ करने के बाद जो हेल्दी स्पर्म होते हैं उसके अंदर बच्चे के अंदर कोई भी इस जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अगेन पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि डॉक्टर इसको स्पर्म को फ्रीज़ करने के चार्जेस कितने होते हैं। तो स्पर्म को फ्रीज़ करने के चांसेस यूजुअली अच्छी लैब्स में 2 से 3 हज़ार रुपये के करीब होता है। भाई साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, उसी का एक फल है स्पर्म फ्रीजिंग। जैसे डॉक्टर ऋतु ने बताया, बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते लोग अपने शुक्राणुओं को फ्रीज करवा लेते हैं और आगे जाकर जब भी वो चाहें बायोलॉजिकल तरीके से पिता भी बन सकते हैं। उम्मीद है जिन लोगों को इसकी जरूरत है ये जानकारी उनके काम आएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या डिलीवरी के बाद औरतों को नहीं नहाना चाहिए। हिंदुस्तान में कई लोग ऐसा मानते हैं कि डिलीवरी के बाद औरतों को नहाना नहीं चाहिए, न ही पानी छूना चाहिए। नई माओं को अक्सर ये हिदायत दी जाती है कि डिलीवरी के कुछ दिनों बाद तक वो ना नहाएं, नहीं तो उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, डॉक्टर्स से हमने ये पूछा। देखिए, डॉक्टर्स का तो ये कहना है कि चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सी सेक्शन, दोनों ही सूरतों में आपके टाके लगाए जाते हैं। उनको ठीक होने में कुछ समय लगता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको कम से कम 24 घंटे तो रुकना ही चाहिए। ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो टाके ठीक होने में 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है। दोनों ही सूरतों में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब आप स्पेसिफिकली कब नहा सकती हैं, इस बारे में अपने डॉक्टर से बात जरूर करिए। जब तक टाके पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक नहाने के लिए शावर लीजिए। टब में बैठकर तो बिल्कुल मत नहाइए। नहाने के बाद स्किन को अच्छे से साफ करिए। डिलीवरी के 24 घंटे के बाद भी गर्म पानी से मत नहाइए, क्योंकि आपका खून काफी बहा है, इसलिए आपको चक्कर आएंगे। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जाने अगर आप केवल वेज खाना खाते हैं तो जिम या फिर एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक अच्छी डाइट लेना बेहद जरूरी है। ऐसे में ज्यादातर एक्सपर्ट्स प्रोटीन खाने की सलाह देते हैं ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत रहें। ऐसे में कहा जाता है कि अंडा या फिर चिकन खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। पर जो लोग केवल वेज खाते हैं वो क्या करें, यह हमें बताया डॉक्टर अमरीन शेख ने। वेजिटेरियन लोग प्रोटीन के लिए मेवे और दालें खा सकते हैं। चना, मूंग, छोले, राजमा वगैरह ये वो चीजें हैं जो आप अच्छे से पचा सकते हैं। वही चीजें खाइए जिनका डाइजेशन आपका शरीर ठीक से कर पाए। इसके अलावा प्लेन दही, सोया और पनीर भी ले सकते हैं, पर हाँ ध्यान रहे कि पनीर ज्यादा तला हुआ ना हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं द ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर। आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया।